सर्वनाम के पार्ट्स या टाइप्स जो है हमने देखे कि कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं सर्वनाम, 6 तरह के होते हैं। ठीक है, 6 उसके भेद होते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि इंग्लिश में कहे तो पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि पुरुषवाचक का मतलब है इसमें 3 टाइप आते हैं आगे, कि कोई जो भी वक्ता है आपका या फिर श्रोता है, फिर कोई अन्य व्यक्ति। वक्ता मतलब जो बात कर रहा है, जो भी व्यक्ति बात कर रहा है, या जो व्यक्ति जो है बात को सुन रहा है, या फिर अदर थर्ड कोई। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, 3 पर्सन होते हैं आपके, सभी को पता है। इंग्लिश में भी अगर हम बात करें तो कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसी तरह से हिंदी में भी जो है पुरुषवाचक में जो है 3 भेद होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन को हिंदी में कहते हैं उत्तम या प्रथम पुरुष। ठीक है, अब दूसरे को कहते हैं मध्यम पुरुष। सेकंड पर्सन को, जो इंग्लिश में आप सेकंड पर्सन कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष। और थर्ड को कहते हैं अन्य, अन्य पुरुष। ठीक है, तो मतलब ये 3 जो है, अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम पुरुष में जो है वो कौन कौन से आते हैं, द्वितीय में कौन से आते हैं, और थर्ड में यानी कि अन्य पुरुष में कौन से आते हैं। तो प्रथम में आपके आते हैं जैसे मैं, हम, मेरे, हमें, हमारा। ठीक है, एक्सेट्रा, ये आते हैं आपके प्रथम पुरुष में यानी कि फर्स्ट पर्सन हिंदी में। सेकंड में आता है तुम, जैसे इंग्लिश में यू आता है। ठीक है, तुम, तुम्हारा। तो इंग्लिश में आपने देखा होगा यू, योर्स, योरसेल्फ। ठीक है, सेकंड पर्सन होता है। तो यहाँ पे तुम, तुम्हारा, तू, तुम्हें या आप। थर्ड पर्सन या फिर जिसे अन्य पुरुष आप कहते हैं, वे है वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसका, इसका। ठीक है, ये आपका आता है अन्य पुरुष में। तो ये जो है ये आपके आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है ना, थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, शी, इट, दे। ठीक है, एक्सेट्रा। तो वो जो है हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन अगर हम करें तो होता है वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसका, इसका। तो ये जो है ये पुरुषवाचक के जो है आगे 3 भेद होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ एक, मैं तुम्हें उसके घर ले चलूंगा, उसके घर ले चलूंगा। तो यहाँ पे जो है जो मैं है वो है आपका प्रथम पुरुष। ठीक है, तुम्हें है आप, तो ये है मध्यम पुरुष, और उसके जो है वो है अन्य पुरुष। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये जो है ये कौन से हुए, ये हुआ आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें प्रथम पुरुष भी आया, मध्यम पुरुष भी आया और अन्य पुरुष भी इसमें आया। क्लियर है यहाँ तक सभी को। क्लियर हुआ या नहीं, कैसे पता लगाएंगे पुरुषवाचक है या नहीं, जिसमें तीनों, या तो हो सकता है तीनों पर्सन्स दे रखे हो, या फिर हो सकता है 2 दे रखे हो। ठीक है, ओके चलिए।
इसके बाद है आपका सेकेंड निश्चयवाचक। निश्चयवाचक निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चयवाचक को जो है हम संकेतवाचक भी कहते हैं। निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। मतलब ऐसे सर्वनाम जिनसे हमें जो है किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में या स्थान के बारे में क्या हो रहा होता है, संकेत मिल रहा होता है। ठीक है, संकेत मिल रहा होता है, हमें जो है पता चलता है कि इस चीज के बारे में बोला जा रहा है। दूसरों शब्दों में अगर हम कहें तो दूसरा है निश्चयवाचक। तो निश्चय का मतलब है कि डेफिनेट, हम श्योर हैं उस चीज को लेकर के। अगर हमने कहा कि वहां पे मैंने स्वाति को देखा, ठीक है, तो हम पूरे मतलब यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो जो है स्वाति ही थी। ठीक है, मतलब हमें पूरा यकीन है कि हमने वहां पे उसी को देखा। जैसे एग्जाम्पल दूं इसके अगर मैं आपको, तो एग्जाम्पल में हो सकता है ये हमारा विद्यालय है। मतलब अब आप विद्यालय की बात कर रहे हैं और अपने विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप जो है उसके लिए श्योर हैं। ठीक है, यह जो है ये आपका क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, यह जो है वो आपका सर्वनाम है। तो आपको यहाँ पे पता क्या लगाना था, यहाँ पे पता लगाना था कि आपको ऐसे दे दिया हो सकता है यह हमारा विद्यालय, बताओ इसमें सर्वनाम क्या है। तो ऑप्शंस में आपको आ सकता है यह हमारा विद्या या फिर आल्य, इस तरह से आ सकते हैं ऑप्शन। तो आप लगाएंगे यह पे, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर हो सकता है ये हमारा विद्यालय है, बताओ ये कौन सा आपका सर्वनाम है। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन हो सकता है कि आपने बताना है कि ये जो है ये कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे आपको लिखा हो सकता है पुरुषवाचक, फिर लिखा हो सकता है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे इन्होंने बात की ये हमारा विद्यालय, मतलब श्योर है अपने चीज को लेकर के। तो आप लगाएंगे यहाँ पे निश्चयवाचक या फिर संकेत किया है विद्यालय की ओर। ठीक है, तो आपका ये निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम है। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल और भी आ सकते हैं, जैसे ये मेरा पेन है, ठीक है, या मेरी पुस्तक है, एक्सेट्रा, आपका कुछ भी हो सकता है। चलिए नंबर 3 है आपका, थर्ड पे था अनिश्चयवाचक। अनिश्चय में क्या होता है कि आप जो है डेफिनेट नहीं होते हैं, किसी भी चीज को लेकर के जो है आप श्योर नहीं होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें जो है आप श्योर नहीं है। आपने एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं जैसे बाहर कोई है। अब बाहर कोई तो है, लेकिन कौन है वो हम उसके लिए श्योर नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि दरवाजे के बाहर कोई आया है, अब हमें नहीं पता कि कौन आया, तो मतलब आप जो है उस चीज को लेकर के डेफिनेट नहीं है, बल्कि क्या है, इनडेफिनेट है। या फिर आप कह सकते हैं मेज पर कुछ किताबें हैं, अब कौन सी किताबें हैं हमें नहीं पता। अब कह सकते हैं गिलास में कुछ रखा है, क्या रखा है वो नहीं हमें पता। ठीक है, तो वो होता है आपका अनिश्चयवाचक। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फोर्थ है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न यानी कि जिसमें जो हमें क्वेश्चंस के बारे में बात की गई हो। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल तुम कौन हो, ये तो तुम से पता चला कि क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, अब कौन सा सर्वनाम है, क्वेश्चन लगा रखा है पीछे, कौन क्वेश्चन पूछ रखा है, तो कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। या फिर हो सकता है उसने किसको मारा है, तो उसने किसको मारा है, तो यहाँ पे जो है उसने जो है वो सर्वनाम है और किसको जो है वो प्रश्न है, तो प्रश्न सर्वनाम जो है आपका वो हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को, 4 भेद इसके क्लियर हुए सर्वनाम के या नहीं। बाकी जब आप जो है जो आपको ऐप में जाकर के आप देखेंगे टेस्ट में, उसमें
तो आपको वहां पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी 2 दिन है तो आप वहां पे मैंने अपलोड कर दी है इसकी पीडीएफ, तो आप प्रैक्टिस वहां पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5th है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस आपके। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द का एक शब्द से दूसरे शब्द के साथ जो है वो रिलेशन बता रहा होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट कर रहा होता है एक शब्द से दूसरे शब्द के साथ। एग्जाम्पल, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो यहाँ पे देखो कि एक शब्द का जो है दूसरे के साथ रिलेशन है। मेहनत का रिलेशन किससे है? सफलता के साथ, सफल होने के साथ। ठीक है, मेहनत करोगे तभी सफल होगे। अगर मेहनत नहीं लिखा होता, जो करेगा वो सफल होगा, क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेहनत इंपॉर्टेंट है और मेहनत करेगा वो होगा। तो अगर सफल भी नहीं लिखा होता तो इसका जो है मीनिंग ही नहीं बन पाता। दोनों का एक दूसरे से संबंध है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो करोगे से संबंध है भरोगे से। ठीक है, इसके बाद है 6th आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, कि जब भी आप जो है सर्वनाम का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के लिए, जो काम कर रहा होता है उसके लिए जो है हम इस सर्वनाम को यूज करते हैं। मतलब जो करता है, सब्जेक्ट है, जिस काम को जो कर रहा है वो अपने लिए। निज का मतलब होता है प्राइवेट टाइप। ठीक है, खुद के लिए। निजी, निजी का मतलब होता है प्राइवेट, खुद के लिए। तो जो सब्जेक्ट होगा खुद के लिए यूज करता है। जैसे मैं अपना काम खुद करूंगा। ठीक है, अपना काम स्वयं करूंगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट था मैं, जो करता था मैं, उसने अपने बारे में बोल रखा है। ठीक है, अपने बारे में बोल रखा है, उसने स्वयं के बारे में बात की है। या मैं अपना काम खुद कर रहा हूं, मैं अपने आप घर जाऊंगा, तो मतलब खुद के बारे में बात की जा रही होती है। तो ये था आपका सर्वनाम टॉपिक। तो सर्वनाम के कितने भेद थे? 6 भेद थे जो हम देख चुके हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को सर्वनाम? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिया। क्रिया या फिर वाच्य। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्रिया क्या होती है? एक्टिविटीज टाइप। ठीक है, एक्टिविटी। क्रिया का मतलब है कि जिन भी शब्दों से हम जो है किसी काम को, जिसे आप कार्य कहते हैं, ठीक है, किसी काम को करने का हमें पता चलता है, करने का भेद होता है या पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रिया। क्रिया का मतलब ही यही है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें पता चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्रिया। अब क्रिया जो है
वो भी दो तरह की होती है। ठीक है, क्रिया जो है वो भी दो तरह की है। एक है सकर्मक क्रिया, वैसे तो और भी इसके भेद है, अभी फिलहाल हम ये दो देखते हैं। एक है सकर्मक और दूसरी है अकर्मक क्रिया। जो है वो भी दो तरह की, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब है, स का जो यहाँ पे मतलब है उसका मतलब होता है साथ, और आ का जो मतलब है इसका मतलब है बिना। ठीक है, तो मतलब कर्म के साथ क्रिया वो सकर्मक क्रिया। कर्म का मतलब होता है कर्म के साथ क्रिया, और अकर्मक मतलब बिना, तो बिना का मतलब है, अ का मतलब था बिना, तो मतलब कर्म के बिना क्रिया। ठीक है, एक कर्म के साथ और एक कर्म के बिना। कर्म के साथ वाली का मतलब है सकर्मक, और कर्म के बिना वाली का मतलब है अकर्मक क्रिया। तो ये दो तरह की जो है क्रिया हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। अब क्रिया जो है वो क्या होती है, ठीक है, कितनी है और कैसे बनती है क्रिया, क्रिया बनती कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? जो इतना बताया मैंने अभी, जितना अभी बताया ये सबको क्लियर हुआ? ओके, अब क्रिया का निर्माण कैसे होता है, कि क्रिया जो है वो बनती कैसे है। क्रिया बनती है आपकी धातु से। धातु सभी ने जो है संस्कृत में 6 क्लास में पढ़ रखी होंगी। ठीक है, धातु जो है वो सबने पढ़ रखी है। अब क्रिया बनेगी कैसे, तो क्रिया के मूल रूप को जो है हम धातु कहते हैं, क्योंकि धातु से अगर बनती है तो क्रिया का जो मूल रूप है, बेसिक जो है, मूल रूप का मतलब है बेसिक फॉर्म जो है उसकी, वो क्या है, धातु है। अब धातु से ही जो है आपकी क्रिया का निर्माण होता है। और धातु में, जब हम धातु में ना लगा देते हैं, ना क्या है, प्रत्यय है, ना जब हम ऐड कर देते हैं तो आपकी वो क्रिया बन जाती है। ना ऐड किया तो क्या बन गई, आपकी क्रिया बन गई। ठीक है, धातु में जब भी हम ना का यूज कर देंगे तो वो आपकी क्रिया बन जाएगी। कैसे, जैसे मान लो धातु क्या है, धातु है आपकी चल, खा, पी, रह, जा, आ, पठ, रुक, ठीक है, एक्सेट्रा हो सकती है। ये आपकी धातु है। अब इन धातु में हमने क्या कहा कि उसमें जो है प्रत्यय का मतलब होता है लास्ट में। ठीक है, धातु के लास्ट में जब हम ना लगा देंगे तो वो क्रिया बन जाएगी। जैसे चल था तो इसके लास्ट में हमने ना लगा दिया तो क्या बन गया, चलना। खा था तो खा के साथ ना लगा दिया लास्ट में, बन गया खाना। तो चलना, खाना, पीना, रहना, जाना, आना, पढ़ना, रुकना, ये सब क्या बन गई, आपकी क्रिया बन गई। क्लियर है कि क्रिया कैसे बनती है। क्रिया कैसे बनी ये पता चला कि धातु के साथ जब आप ना प्रत्यय लगा देते हैं, प्रत्यय का मतलब है लास्ट में। ठीक है, लास्ट में जब आप ना लगा देते हैं तो आपकी क्रिया बन जाती है। ओके, कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो। चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि ना जोड़ने से बन गई आपकी क्रिया। अब देखते हैं प्रेरणार्थक धातु। प्रेरणार्थक धातु
या फिर क्रिया। ठीक है, चलिए तो इस तरह से जो है आप टेबल बना लेंगे, जिसमें एक साइड लिखेंगे धातु और एक साइड लिखेंगे क्रिया। क्रिया क्या होती है? ना। ठीक है, और प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक में क्या आता है? आना, और द्वितीय में आता है बाना। जैसे यहाँ पे धातु है चल, खा, पढ़, पी। ठीक है, ये सब क्या है? धातु दे रखी है। अब आपने बनानी है, या तो क्रिया बनानी है, या प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है, या द्वितीय बनाना। तो क्या करेंगे? क्रिया बनाने के लिए आपको पता है क्या लगाते हैं हम? ना का यूज करते हैं। चल में जो है जब आपने ना लगा दिया तो क्या बन गया? चलना, मतलब आपकी क्रिया बन गई। अब प्रेरणार्थक बनाने में आना लगता है तो क्या हो जाएगा? चलाना। आना आ गया ना, चलाना, तो आपका बन गया प्रथम प्रेरणार्थक। और बाना लगेगा तो आपका सेकंड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? चल बाना। चलो बनाओ, खा का बनाओ, चलो क्रिया बनाओ। पहले क्रिया बनाओ खा का। खा की क्रिया क्या होगी? अर्चना, शशि, मोनिका, ठीक है आपका। शबनम का भी ठीक है। हाँ, निशा के तीनों ठीक है। चलिए अब प्रथम प्रेरणार्थक बनाइए और सेकंड भी इकट्ठे बना दो। बाकी लोगों को नहीं आया क्या समझ? ठीक है, समझ आ गया ना? ये सब में अपने आप को खुद बनाने हैं आपने। ठीक है, पढ़ का बना लेना और पी का भी बना लेना है। अब आती है सकर्मक क्रिया। हमने कहा सकर्मक क्रिया होती है, पीछे हमने देखा कि सकर्मक क्रिया क्या है। ठीक है, हमने पीछे देखा सकर्मक क्रिया क्या होती है, कि जिस भी क्रिया के साथ कर्म हो, लिख लो, जिस भी क्रिया के साथ, स का मतलब क्या होता है? पीछे मैंने बताया था अभी, साथ, कर्म के साथ वाली। जिस भी क्रिया में, क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तथा क्रिया का फल, कि जो काम हो रहा है उसका रिजल्ट जो है वो आपके कर्म पर पड़े, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, वहां क्या हो रही होती है? सकर्मक क्रिया होती है, यानी कि क्रिया के साथ जो है कर्म भी हो, जो एक्टिविटी हो रही है उसके साथ जो है वर्क के बारे में भी पता चल रहा होता है, या फिर होने की संभावना हो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू ये डेफिनेशन समझ आएगी आपको। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, या फिर लिखा राम फल खाता है, और एक साइड लिखा राम पढ़ता है, राम खाता है। अब देखना इसमें, ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या कहा? राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब राम क्या कर रहा है? पढ़ता है, एक्टिविटी कर रहा है ना, क्रिया कर रहा है। लेकिन साथ में कर्म भी बता रखा है कि क्या करता है, क्या करता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो पुस्तक जो है वो क्या होगी? कर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें कर्म भी बता रखा है साथ में, कि ये पढ़ता जो है वो क्रिया है, क्रिया के साथ हमें कर्म भी बता रखा है।
फिर है राम फल खाता है, तो साथ में फल जो है वो आपका कर्म हो गया, खाना जो है या खाता जो है वो क्या होगी, क्रिया। तो क्रिया के साथ जो है यहाँ पे कर्म भी बता रखा है, मतलब यहाँ पर कर्म हो रहा है, कुछ ना कुछ कर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है राम पढ़ता है। हमने कहा या तो कर्म हो रहा होता है या फिर संभावना होती है। राम पढ़ता है तो संभावनाएं हो सकता है वो पुस्तक पढ़ता हो सकता है वो मैगजीन पढ़ रहा हो सकता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ सकता है, मतलब संभावना है कि ये सब चीजों में से वो कुछ भी पढ़ सकता है। अब राम खाता है तो हो सकता है वो फल खा रहा है, हो सकता है खाना खा रहा है, हो सकता है रोटी खा रहा है, एक्सेट्रा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, संभावना है कि कुछ भी जो है वो खा सकता है, मतलब यहाँ पे कर्म होने की संभावना है। तो जब भी या तो संभावना होती है या फिर कर्म साथ में हो रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है सभी को, सकर्मक क्रिया क्लियर हुआ। सेकंड है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म ना हो, ठीक है, सिंपल लिख रही हूं मैं, कर्म ना हो लेकिन, कर्म तो नहीं है लेकिन क्या है, क्रिया का फल, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, ठीक है। क्रिया नहीं, कर्म नहीं है लेकिन फल जो है वो कर्ता पर पड़ रहा है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आएगा, ऐसे तो समझना मुश्किल है, ठीक है। अब कुत्ता भौंकता है, मोहन हंसता है, इधर है बच्चा रोता है, बच्चा सोता है। देखो यहाँ पे है कुत्ता भौंकता है, मतलब अब वो कैसे भौंक रहा है वो तो नहीं बता रखा है, ठीक है। मोहन हंसता है, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो क्रिया हो रही है उसका जो रिजल्ट है वो किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे, कर्ता पे। मतलब कुत्ता भौंकता है, भौंकना जो है वो आपकी क्रिया होगी। कौन भौंक रहा है, सब्जेक्ट कौन है, डॉग है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमें सब्जेक्ट और क्रिया के बारे में, दोनों के बारे में पता चल रहा है। मोहन हंसता है, मोहन के हंसने का जो फल पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, मोहन पे पड़ रहा है, ठीक है। हंसना जो है वो मोहन कर रहा है, तो ये क्या है आपकी अकर्मक क्रिया। यहाँ पे हमें जो है कर्म नहीं बता रखा है, भी हंसना कैसा हंस रहा है वो नहीं बता रखा है। बच्चा रोता है, तो इसमें भी जो है आपका फल जो है किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे, बच्चे पे, ठीक है। क्लियर है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्लियर हुई या नहीं। अच्छा, वाक्य कैसे बनता है ये तो सभी को पता ही होगा ना, वाक्य कैसे बनता है वो सभी को पता है, सेंटेंस कैसे बनता है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कोई नहीं पता। वाक्य मतलब सेंटेंस कैसे बनता है। पूर्णिमा, कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया, अदर वर्ड्स जो भी होते हैं, ठीक है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्म मतलब जो भी आपका वर्क हो रहा होगा, और साथ में जो क्रिया वर्ब और आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अदर वर्ड्स, ऐसे बनता है, ठीक है। तो क्या ही बोलूं, खैर, पर चलो एग्जाम्पल, चलो देखो अभी करो, आप क्वेश्चन देती हूँ करने को, बताओ उस कर्मक और अकर्मक में। नंबर 1 2 करके आपने बताने हैं मेरे को, ठीक है, अभी नहीं बताने हैं, इकट्ठे लिखने हैं आपने नंबर 1 2 के।
चलो अब बताओ कौन सी कर्मक है, कौन सी अकर्मक है। नंबर 1 2 3 4। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आप कर्मक के लिए ये ए यूज करेंगे और अकर्मक के लिए आप बी करेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से। ये है आपका सकर्मक, कोड डिकोडिंग खेल लेते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। सकर्मक और बी है आपका अकर्मक। आप मेरे को बताएंगे किसमें ए लगेगा किसमें बी लगेगा। जल्दी हो जाएगा ना, नहीं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। शेर दहाड़ता है, ए या बी, सकर्मक या अकर्मक क्रिया। सभी ने बताने आंसर। 4 बच्चों ने ठेका नहीं लेके रखा है पूरी क्लास का। जब क्लास सभी लगा रहे हैं तो सभी नहीं करना है। ममता राजपूत, वेरी गुड। ओके ठीक है। ज्योति गलत, अर्चना गलत, तीसरे का बी ठीक है। चलो फर्स्ट है शेर दहाड़ता। अब कैसे दहाड़ता वो हमें नहीं पता, ठीक है, तो क्या होगा, अकर्मक हो जाएगा, बी आएगा। राधा गाती है, राधा कुछ भी गा सकती है, हो सकता है गाना गा रही है, हो सकता है वो कविता गा रही है, तो यहाँ पे आएगा ए, अकर्मक सकर्मक, ठीक है। राधा नाचती है, हमें नहीं पता कैसे नाचती है वो, ठीक है, बता नहीं रखा है कि कैसे नाच सकती है और ना ही संभावना है कोई कि कैसे नाच सकती है, तो बी। मोहन खाता है, हो सकता है फल खा रहा है, हो सकता है सेब खा रहा है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो ए। क्लियर है यहाँ तक सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ओके तो इसके बाद जो है अन्य भेद भी हैं इसके, लेकिन फिलहाल आप जो है 2 ही करो, ठीक है। इसके भेद में अन्य बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। जैसे सहायक क्रिया है, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कब लगती है, सहायक क्रिया है तो वो कब लगाई जाती है, वो तब लगाई जाती है जैसे आपको है दे रखा है देते हैं ना, है लिखते हैं आप, था लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब यही होती है, होगा, ठीक है, मतलब जैसे रहा है, मेन वर्ब के बाद, मतलब जो मुख्य क्रिया होती है उसके बाद लगती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इंग्लिश में कौन सी होती है, इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हिंदी में भी जो है इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जैसे राम खाना खाकर सो गया, सो गया। राम जो है वो आपका संज्ञा है, खाना जो है वो आपकी क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया के बाद जो है पूर्वकालिक क्रिया, मतलब साथ में इसके खाकर, खाना खाकर, एक चीज भी तो हो सकती थी ना कि खाने के साथ जो है, सॉरी यहाँ पे जो है ये क्रिया नहीं आएगा, खाना जो है वो आपका वर्क हो रहा है, कर्म हो रहा है, ठीक है। सोना जो है वो आपकी मेन क्रिया है, तो मेन के साथ जब पहले जो है लगी होगी जैसे खाकर, तो वो जो है आपकी पूर्व कालिक क्रिया है, मतलब पूर्व मतलब पहले, क्रिया से पहले जो है एक और क्रिया का यूज होना आपका पूर्वकालिक क्रिया होगा। इसके बाद संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया का मतलब है कि 2 क्रियाएं जो है इकट्ठी होना, जैसे तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बैठ भी और जाओ भी, ठीक है, बैठना और जाना 2 हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों जो है संयुक्त मतलब 2 इकट्ठी क्रियाएं एक ही टाइम पे हो रही है। इसके बाद है द्विकर्मक क्रिया, तो 2 कर्मों की बात की जा रही हो जिसमें द्विकर्मक क्रिया। उसके बाद है नाम बोधक क्रिया, तो ये तो ज्यादा वैसे आती नहीं है, डीपली ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है,
ऐसे बता दी मैंने आपको साथ साथ में, ठीक है। तो ये था आपका क्रिया का टॉपिक, ये कंप्लीट होता है क्रिया का टॉपिक। इसके बाद फिर लिंक देती हूँ नया, देन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को?